अमीर और गरीब का लहंगा। अरे गौरी जल्दी कर, अगर हम इंटरव्यू के लिए 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो समझ ले ये नौकरी हमारे हाथ से गई। शुभ शुभ बोल, इतनी खोजबीन के बाद तो एक आसार नजर आया है। गौरी और गीतिका बचपन की 2 सहेलियां हैं। वो दोनों सहेली होने के साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। हाल ही में दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। दोनों इंटरव्यू देने पहुंचती हैं, जहां टेबल पर बैठा हंसराज दोनों की डिग्रियां देखकर कहता है, काम तो मिल जाएगा, मगर आप दोनों को एक समान पोस्ट मिलना पॉसिबल नहीं। गीतिका, आपके काबिलियत को देखकर मैं आपको कारखाने का मैनेजर नियुक्त करता हूं। आपके मार्क्स ग्रेस कम है, आप केवल इस कारखाने के वर्कर की काबिलियत रखती हैं। गौरी के घर की माली हालत बेहद बदतर थी, इसीलिए वो वर्कर के तौर पर भी काम करने के लिए हामी भर देती है। जी सर, मुझे मंजूर है। तो फिर सैलरी भी अभी ही साझा कर देता हूं। गीतिका, आपकी सैलरी प्रतिमाह 25,000 होगी और मिस गौरी, आपकी पगार 5,000 होगी। गौरी मन ही मन बेहद दुखी थी, क्योंकि दोनों ने एक ही विषय से पढ़ाई की थी, मगर दोनों की डिग्री में शुमार एक आधे नंबरों के कारण उनके पद में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस फर्क ने दोनों के बीच अमीरी गरीबी की खाई खड़ी कर दी। दोनों हर एक दिन एक साथ कारखाने में आकर अपना अपना काम निपटाया करती थी। देखते ही देखते 1 महीना पार हो गया और दोनों को पगार मिला। दोनों पैसे लेकर घर आती हैं, जहां गौरी की माँ कांची कहती है, क्या बात है गुड़िया, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? पगार नहीं मिली क्या? पगार तो मिल गई माँ, मगर जहाँ पगार के रूप में मुझे 5,000 रुपए मिले, वहीं गीतिका को पूरे 25,000 रुपए मिले हैं, मुझसे 5 गुना ज्यादा। बिटिया, सभी के काम और किस्मत भिन्न होते हैं, अब ज्यादा मत सोच। अगली सुबह। अरे गौरी जल्दी कर, देरी हो रही है। एकाएक गौरी बाहर आती है। ओह गॉड, आज तो हम ज्यादा ही लेट हो गए। एक काम करते हैं, कैब बुक कर लेते हैं, आधे आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इससे समय से पहुंच जाएंगे। ये सुनकर गौरी अपने कदम पीछे करती हुई हिचकिचाकर कहती है, गीतिका, कैब का किराया देने के लिए मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। 5,000 की पगार घर खर्च चलाने को भी पूरा नहीं पड़ता, तुम जाओ। गीतिका कैब से कारखाने का सफर तय करती है। वहीं बेचारी गौरी को सीमित पगार और चंद सिक्के बचाने के चलते मीलों की दूरी का पड़ाव पैदल ही पार करना पड़ता है। ये पैसे का बल ही था जिसने दोनों के जीवन को अमीरी गरीबी में बदल दिया। सप्ताह महीने और महीने साल भर में बदल जाते हैं। गीतिका की बेहतर बड़ी पगार से उसका जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, मगर बेचारी गौरी के महीने भर की कमाई पेट पालने में ही चली जाती है, जिसके चलते उसके पास न तो उसके पास सेविंग्स होती हैं, न पगार से एक पाई बचता है। कुछ समय बाद ही दोनों सहेलियों की शादी तय हो जाती है। गीतिका गौरी को अपने घर बुलाती है, जहां गौरी बखान करते हुए कहती है, अरे वाह गीतिका, तुमने अपने पोस्ट से अपने घर की काया पलट ही कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे होने वाले पति बहुत बड़े बिल्डर हैं। अरे एक बार में लाखों की कमाई करते हैं। वैसे कांची काकी बता रही थी कि तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। क्या करते हैं हमारे होने वाले जीजा जी? उनकी एक परचून की दुकान है और पुश्तों का पुराना घर है, जहाँ पूरा परिवार साथ रहते हैं। मतलब कि तू शादी के बाद भी एकदम सिंपल सी लाइफ जिएगी? तेरा पास्ट और प्रेजेंट दोनों गरीबी बदहाली में बीता है। अरे कम से कम शादी तो पैसे वाले घर में कर। अरे कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका पति सेटल्ड हो, मगर अमीर परिवार में बेटी ब्याहने के लिए अपने पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने साल भर जितने पगार में काम किया, उससे परिवार चलाना भी दूभर था। ऐसे में अमीर लड़के वालों के लाखों के दहेज का दाम कहाँ से आएगा? गुजरते सप्ताहों के साथ दोनों सहेलियों की शादी का पड़ाव पास आने लगता है। एक सांझ गीतिका गौरी के घर आकर कहती है, गौरी जल्दी से रेडी हो जा, फिर दोनों एक साथ शॉपिंग चलेंगे। अभी? हाँ अभी, आज से। अरे बुद्धू, तेरी और मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन का फासला है। अभी से शादी की शॉपिंग करना शुरू करेंगी तो भी शादी के दिन तक भी कुछ न कुछ छूट ही जाएगा शायद। मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे तो तू थोड़ी खरीदारी कर लियो, कम से कम मुझे शादी की शॉपिंग में कंपनी देने के लिए तो चल। देख, मेरे होने वाले पति ने तो शादी से पहले मुझे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भेजा है। गीतिका गौरी को लेकर एक बड़े से महंगे मॉल में एंट्री करती है, जिसे देख गौरी मन में कहती है,
ये मॉल कितना महंगा है और सामान का दाम तो मानो आसमान छू रहा है। अरे गौरी, बता शादी के बाद ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अरे मगर ये तो बहुत महंगी है। अरे पागल, मेरे पति पैसे वाले हैं, उनका क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों में है। ऐसी सैकड़ों साड़ी भी खरीदूं तो भी कोई फर्क नहीं। होने वाले पति की क्रेडिट कार्ड के कारण गौरी बेधड़क होकर सैकड़ों महंगे सामान की शॉपिंग करके कहती है, अरे गौरी, तूने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तेरे दोनों हाथ एकदम साफ सपाट है। तू मेरे शॉपिंग बैग्स को बोझ उठाने में हेल्प कर दे। गौरी का मन रास्ते भर घनघोर गरीबी के कारण कचोट रहा था और वो कहती है, जानती हो गीतिका, जितने पैसे से तुमने इस महंगे मॉल में शॉपिंग की है उतने में गरीब की बेटियों का बड़े धूमधाम से ब्याह हो जाता। गौरी, अब मैं अमीर घराने की बहू बनने वाली हूँ। जितने की मैंने शॉपिंग की उससे ज्यादा तो महंगा मेरा लहंगा है। विवेक खुद मेरा लहंगा लेकर आने वाले हैं। अगले दिन दोनों सहेलियों के ससुराल से उनके शादी के लहंगे आते हैं। पूरा गांव दोनों के लहंगों पर टिप्पणी करता है। अरे दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो रही है, मगर नसीब तो देखो, जहाँ गीतिका का लहंगा लाखों का है वहीं बेचारी गरीब गौरी का लहंगा उसकी स्वर्गवासी सास की उतरन साड़ी से बना। बिंदिया, शादी ब्याह भाग्य की बात है। देखना, इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों का लहंगा आज शादी की सांझ इनका लिबास बदल देगा। गौरी, कैसा गरीब ससुराल है तेरा जो एक नया लहंगा भी ना ले सके। वहीं मुझे देख, मेरे ससुराल वालों ने सब्यसाची से मेरा लहंगा डिजाइन कराया है, तभी तो मेरा लहंगा लाखों का है। गीतिका की भौएं घमंड से ऊंची होती देख गौरी कहती है, गीतिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस लाखों के लहंगे ने तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल दिया है? ये लहंगा मेरे लिए मेरी स्वर्गवासी सास का आशीर्वाद है। भले तुम्हारे लिए इस लहंगे का मोल 1 पैसे का ना हो, मगर मेरी निगाह में इसकी कीमत लाखों से भी ज्यादा है। शादी के उस रोज के बाद से गौरी गीतिका से दूरियां साध लेती है। दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। कुछ महीने की मेहनत से गौरी का जीवन फर्श से अर्श पर आ पहुंचता है। एक सांझ, गौरी, मैं कुछ लाया हूँ। अजी, क्या लाए हैं? अरे ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। कुछ देर बाद, अब आंखें खोलो। जब गौरी आंखें खोलती है तो उसके सामने सुंदर चमचमाता लहंगा होता है। अरे ये लहंगा तो बड़ा महंगा लग रहा है। पूरे 5 लाख का पड़ा है। इसमें सोने की तारें जो जड़ी हैं। मगर इसकी जरूरत क्या है? गौरी, शादी के समय मेरा बजट बेहद खराब था, इसलिए मेरे पास महंगा लहंगा खरीदने का दाम नहीं था। इसलिए शादी में तुम्हारा शौक पूरा ना हो सका, मगर तुमने मेरे जीवन में आकर काया पलट कर दी। आज गौरी के पास गीतिका से भी महंगा लहंगा था, मगर फिर भी उसकी भौहें घमंड से चढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर शौक के साथ सब्र भी था। एक वक्त में जो जीवन गीतिका ने जिया, आज गौरी जी रही थी। मगर आज गीतिका के जीवन का पड़ाव पहाड़ सा हो गया था, क्योंकि उसके अमीर पति का कारोबार कर्ज में डूब चुका था, जिसके चलते उसे अपने लाखों का महंगा लहंगा दांव पर लगाना पड़ा। सच है साथियों, समय बड़ा बलवान है। ये कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता। चुड़ैल का मायावी पेड़। घोर अंधेरी रात में बारिश हो रही थी, पर मयंक आधी रात को जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसे एक घना पेड़ दिखता है और वो कहता है, बहुत भीग गया हूँ। अगर और भीगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। इस पेड़ के नीचे ही ठहर जाता हूँ बारिश रुकने तक। ये बोलकर मयंक पेड़ के नीचे ठहर जाता है, पर वो मायावी पेड़ अपनी डरावनी शक्ल से उसे देखकर कहती है, लगता है शिकार खुद चलकर आ गया है। वैसे ये पेड़ बहुत अजीब सा है। इसके नीचे खड़े रहने से मुझे एक भी बारिश की बूंद नहीं आ रही है। 2 घंटे बीत जाते हैं पर बारिश बंद नहीं होती और मयंक को भूख सताती है। तभी उसकी नजर पेड़ के एक दरवाजे पर जाती है और वो कहता है, अरे ये क्या, इस पेड़ में मुझे एक दरवाजा सा लगा दिखाई दे रहा है। जरा देखता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। फंस गया जाल में, नीचे इसकी मौत इसका इंतजार कर रही है। ये कहते ही जब मयंक दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाता है तो अंधेरे से गुजरती सीढ़ियां उसे मिलती हैं। फिर वो एक बेहद चमचमाते कमरे में आ जाता है, जहां टेबल पर स्वादिष्ट पकवान सजे होते हैं और मयंक कहता है, ओह वाह, यहाँ तो बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा है।
और आज से पहले मैंने इतनी अच्छी जगह कभी नहीं देखी। अरे अब रहा नहीं जा रहा खाने को देखकर। ओहो। ये कहते ही वो खाने को खाने जाता है। वो खाना गायब हो जाता है और एक चुड़ैल की आवाज आती है। क्या तुम खाना खाने की कोशिश कर रहे हो? चुड़ैल, अरे बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से भागना होगा, अरे बचाओ। ये कहते ही मयंक भागने की कोशिश करता है और चुड़ैल उसे अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लेती है और कहती है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, मार डालूंगी मैं तुम्हें। अरे छोड़ दो मुझे, क्यों मारना चाहती हो? और ये सब क्या है? एक पेड़ के अंदर ये जगह कैसे हो सकती है? ये मायावी पेड़ है जिसके दरवाजे को देखकर तुम मेरे पास चले आए, पर अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मार डालती है। मार डाला मैंने, अब जो भी यहाँ आएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। वैसे भी कोई नहीं जानता उस मायावी पेड़ के अंदर मैं मुद्रलिका रहती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल बाहर आकर उस पेड़ में समा जाती है और अपने लाल आंखों से देखने लगती है। अगले दिन दो लड़कियां ट्रैकिंग करते हुए जंगल में भूख से व्याकुल होकर कहती है, या अल्लाह, मुझे बहुत भूख लगी है। ज्योति कुछ तो कर, और कितना चलूं? यार ऐसा कर, 2 बादाम खा ले, क्योंकि खाने का तो कुछ नहीं है अब मेरे पास। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ज्योति, मेरा उससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे भूख लगी है। देख ज्योति, मुझे क्या मिला, सामने एक फलों से हरा भरा पेड़। अय्यई! अरे हाँ, पर उस पेड़ पर आम अनार कैसे हो सकते हैं? दोनों अपनी आंखों को दोबारा मलती हैं और उस पेड़ को गौर से देखती हैं। पेड़ पर एक फल नहीं 10 तरह के अलग अलग फल लटके हुए थे। तभी यास्मीन कहती है, ज्योति, क्या जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें भी दिख रहा है? इस पेड़ पर अलग अलग फल है। हाँ हाँ यास्मीन, मुझे भी वही दिख रहा है। चल आजा, खाने चलते हैं, तुझे भूख लगी थी ना? दोनों सहेली उस पेड़ के पास पहुंचकर घूरने लगती हैं। तभी पेड़ के अंदर की चुड़ैल हंसकर कहती है, आखिर ये भी जाल में फंस गई। अब जैसे ही ये मेरे फल खाएंगी तो गुमराह हो जाएंगी। यार लगता है ये पेड़ कोई स्पेशल है जिस पर इतने सारे फल लगे हुए हैं। चल चल, हम दोनों खाते हैं, पर उससे पहले तोड़ना पड़ेगा ना? हाँ हाँ। दोनों उस मायावी पेड़ के मायावी फल खाने की कोशिश करती हैं, पर तोड़ नहीं पाती। तभी उन्हें उस पेड़ का दरवाजा दिखता है। दोनों उस दरवाजे को पार करके नीचे पहुंच जाती हैं और कहती हैं, वल्लाह हबीबी, ये जगह तो बहुत ही जन्नत दिखती है। कौन रहता होगा यहाँ जिसने इस जगह को बनाया? ये तो तूने सही बोला यास्मीन, जगह बहुत खूबसूरत है, मन कर रहा है कि हम यहीं रहें। वो देख, मखमल का बिस्तर है, चल उस पर चलते हैं। दोनों उस मुलायम बिस्तर पर कूदने लगती हैं। तभी उड़ते हुए चुड़ैल कहती है, तो कैसा लग रहा है तुम दोनों सहेलियों को यहाँ? क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हो? ज्योति, ज्योति देख, अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दुष्ट आत्मा? शू शू। हाँ, पागल है क्या यास्मीन? ये कोई चिड़िया थोड़ी है जो तेरे शू शू करने से भाग जाएगी। आलतू जलालतू, हम पहुँच गए हैं चुड़ैल के घर में, कहीं बन ना जाए पालतू। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ, तूने बड़े अब मंत्र फूंक दिए ना, जो ये चुड़ैल चली जाएगी। अरे बचाओ कोई। तुम्हें इस मायावी पेड़ के नीचे बचाने कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर से ये मामूली पेड़ लगता है। सिर्फ मेरे शिकार ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? मुझे लोगों को मारना बहुत अच्छा लगता है। ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को भी मौत के घाट उतार देती है। इस तरह चुड़ैल और भी लोगों को मारती रहती है। अपने मायावी पेड़ के जाल से उन्हें फंसाती है और जब वो नीचे आ जाते हैं तो उन्हें मार डालती है। पर इन सब के पीछे चुड़ैल का मकसद क्या था? क्यों वो ऐसा कर रही थी? जानने के लिए कहानी अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां चुड़ैल एक तरफ लोगों को मारती, गांव के लोग दहशत में आकर कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है बहुत दिनों से? क्या करके गांव के लोग गायब हो रहे हैं? क्या कोई इसकी वजह जानता है? सरपंच जी, आपने तो गौर किया होगा। नहीं राजू, मैं भी इसी बात से चिंता में हूँ। मुझे लग रहा है हो ना हो ये वही लोग हैं जो जंगल में जाते हैं। शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। अरे तो देर किस बात की सरपंच जी, आप 2-4 आदमियों को लेकर चलिए ना। ठीक है कालिया, हरिया, बबलू, इन सबको भी बुला लो
और कुछ जरूरी हथियार लेकर चलो। जी सरपंच जी। ये कहते ही कुछ देर बाद सरपंच अपने आदमियों के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है। तभी बबलू कहता है, अरे सरपंच जी, ये देखिए, और पेड़ बहुत ही अजीब है, आंख नाक बने हुए हैं और उस पर अलग अलग फल भी हैं। तुम सही कह रहे हो बबलू, सब होशियार रहना, शायद यही वो पेड़ है। सरपंच के आदमी धीरे धीरे उस पेड़ के करीब जाते हैं तो पेड़ की डालियां हाथ बनकर दो आदमियों को जकड़ लेती हैं और वो चिल्लाते हैं, सरपंच जी, अरे सरपंच जी हमें बचाइए। ये मालिक बचाइए, कौन है? अरे किसने जकड़ लिया हमें? अरे छोड़ो, अरे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम दोनों मर जाओगे। मैं हूँ मुद्रलिका, मायावी पेड़ की मालकिन। अरे नाम तो सुना सुना लग रहा है, कौन हो तुम? बताओ मुझे, वरना इस पेड़ को मैं जला दूंगा। लगता है सरपंच तुझे याद नहीं आया, मैं बताती हूँ। 2 महीने पहले जब तूने मुझे किसी पेड़ के पास जादू टोना करते हुए देख लिया तो पूरे गांव में तूने मेरी बेइज्जती की और मुझे जादू टोने वाली घोषित कर दिया था। तूने मुझे मारने का हुक्म दिया। सरपंच जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मारने का हुक्म मत दीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। पर तूने एक लड़की को मार दिया और उसकी आत्मा को अपने वश में करना चाहती थी। गुनाह की सजा तो मिलकर ही रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तेरे सजा की कोई माफी नहीं है। गुस्से में आते ही मुद्रलिका सरपंच की गर्दन पकड़ लेती है। तभी गांव के लोग जल्दी से उसे उस पेड़ से बांधकर जला देते हैं। मरने के बाद उस जादू टोने वाली चुड़ैल की आत्मा उस पेड़ में रहकर उस पेड़ को मायावी बना देती है। फिर उस पेड़ के नीचे अपनी दुनिया बसाकर लोगों को मारने लगती है। अब तो अच्छे से याद आया ना तुझे? हाँ, आ गया। तूने पहले भी गलती कर रही थी और अब भी गलत कर रही है, पर तेरा अंत तो निश्चित है चुड़ैल। भूरा जी, जल्दी से मंत्र पढ़कर इस पर गंगा जल डालो। जी सरपंच जी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चुड़ैल भस्म मोक्ष प्राप्ति स्वाहा। पंडित भूरा जी मंत्र पढ़कर गंगा जल डालते हैं। वो मायावी चुड़ैल पेड़ गंगा जल की पवित्र बूंदों से भस्म हो जाता है। वो दोनों आदमी बच जाते हैं और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। कूड़े में सास बहू। रामपुरा गांव के प्रांगण में आज दुखद मंजर छाया हुआ था। चारों ओर गांव के लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। भीड़ के बीच खड़ा लोभी लाजपत कहता है, अरे आज मैं तुम सास बहू की एक नहीं सुनने वाला। अब तुम्हारे इस घर और इसके भीतर पड़े एक एक सामान को कबाड़ में बेचकर अपनी पाई पाई वसूल करूंगा। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करो लाला, हम सास बहू को थोड़ी मोहलत दो, हम तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा देंगी। लालची लाजपत घमंड से भौहें चढ़ाकर उन्हें झड़पते हुए कहता है, अरे 7 जन्म में भी तुम भिकारन सास बहू से मेरे पैसे नहीं चुकाए जाएं। दाने दाने के तो लाले पड़े हैं तुम्हारे। तकरीबन 6 माह पहले मालविका और सुनंदा के पति पर जैसे शनि की 7.5 भारी पड़ गई। वो दोनों सड़क दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद सास बहू के जीवन की दशा तितर बितर हो गई। आज घर से बेघर होना पड़ा। दोनों जेठ की भीषण तपन में दर दर भटकने लगते हैं। माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू दर दर की ठोकर खा रही हैं। काम की भी बात नहीं बनी, आज की रात कैसे कटेगी? कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों सास बहू के कदम कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। अब और कोस की दूरी नापना मेरे भरसक की बात नहीं, आज की रात यहीं काटते हैं। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर सो जाती हैं। तड़के सवेरे ही दोनों की आंख खुल जाती है। कूड़ेदान के कचरे में पड़े ढेर को देख मालविका कहती है, माँ जी, इस कूड़ा घर के भीतर से कितनी बू आ रही है, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सोच बहू, जो बूढ़ा इंसान इस कूड़े के ढेर के बीच खड़ा होकर बरसों से हर भोर उस कूड़े को दुर्गंध को झेल रहा है, उसका क्या? दोनों सास बहू एक टक कूड़े के बीच खड़े शख्स को निहारने लगती है। तभी वो एकाएक व्यक्ति उनसे कहता है, अरे कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम सुनंदा है और ये मेरी बहू मालविका है। हमारे पास ना कोई काम है ना ठिकाना। मेरे पास काम तो है, मगर क्या तुम सास बहू कर पाओगी? काका, पेट की आग बुझाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे संग जुट जाओ। तो क्या हमको इस कूड़े खत्ते के बीच काम करना होगा? इस कूड़ा करकट के बीच जितनी भी प्लास्टिक दिखे
उसे बीनकर अलग कर दो। गरीबी की मार झेलकर कूड़ेदान में पहुंची सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में बिखरे कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि चुनकर उन्हें बोरी के भीतर भरकर तैयार करती हैं, जिसे सुखराम भंगार वाले को बेच आता है। ये लो। ये पैसे कैसे? ये तुम सास बहू के हक की कमाई। आजकल के अस्त व्यस्त लोग जाने नहीं कितना वो कूड़े में प्लास्टिक इत्यादि फेंकते हैं, वही हम कूड़े वालों के कमाई का स्रोत बना है। ये कूड़ेदान तो खजाने की खान है। चल बहू, इस कूड़े के ढेर में घर बनाने का जुगाड़ खोजते हैं। माँ जी, हम यहाँ रहेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है बहू। इस घड़ी ये कूड़ा घर ही अंतिम आसरा है। दोनों सास बहू कूड़ेदान की खोजबीन करती हैं, जहां उनको एक पुराना तिरपाल और कुछ लकड़ी के तख्त दिखाई देते हैं, जिससे वो कूड़ेदान से सटा एक आसरा बनाकर रहने लगती हैं। आज सर पर ये तिरपाल की छत आ गई, कल पक्की छत भी जरूर होगी। अगली सुबह सास बहू भोर को उठकर कूड़े की छटाई करके उन्हें कंधे पर लादकर भंगार के यहाँ बेचने पहुंच जाती हैं। माँ जी, वो देखिए सामने भीखू कबाड़ वाले की दुकान है। अरे ओ कबाड़ी वाले भाई, जरा जल्दी से ये तौल कर बताओ कितना है। अरे कुल मिलाकर एक बोरी में 55 किलो कबाड़ है। किलो के भाव से बोले तो एक बोरी का हुआ 555 रुपया और 2 बोरी का 1110। कबाड़ी वाले से मिले पैसे को लेकर दोनों सास बहू कूड़ेदान वापस आ जाती हैं। माँ जी, यकीन होना मुश्किल है ना कि जो पैसे हम गिन रहे हैं वो इस कूड़ेदान की देन है। हाँ बहू, अब तो जल्दी से सांझ को कूड़े की गाड़ी आए और कूड़ेदान में कूड़ा भर जाए, ताकि हमारी कमाई दुगनी हो जाए। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर बैठी कूड़े से भरी गाड़ी के आने की बाट जो रही थी। जैसे ही कूड़े वाला कूड़ा घर के भीतर कूड़ा उड़ेल कर जाता है, दोनों सास बहू कूड़े के ढेर में कूद पड़ती हैं। चलिए माँ जी, काम पर लगते हैं। सास बहू मिलकर जोर शोर से कूड़ा चुनने में जुट जाती हैं। तभी सुनंदा की नजर एकाएक कूड़े के ढेर में चमक रही एक टुकड़े पर जाती है। अरे बहू, देख तो जरा, ये किस नागिन का नगीना चमक रहा है। माँ जी, क्यों छोटे से टुकड़े में वक्त जाया कर रही हैं? देखिए, आज कूड़े की गाड़ी सीधे ठेके से आई है, तभी इतने सारे पौवे की खाली बोतलें मिल रही हैं। आज हम सास बहू की हथेली जबरदस्त गर्म होने वाली है। सुनंदा झट से कूड़े के बीच चमक रहे उस टुकड़े को निकाल कर उसे देखकर चीखती है। अरे माँ जी, कूड़े में कीड़ा देख लिया क्या, जो ऐसे गरज रही हैं? मिल गया, मुझको हीरा मिल गया, किस्मत चमकने दे। अरे बहू देख, मुझे कचरे में हीरा मिला है। दोनों सास बहू हीरे को देखकर फूले नहीं समाते। माँ जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी चील निगाहों की। इतने बड़े कूड़े की खान से हीरे की खोज कर ली। हीरे की सही परख जौहरी को ही होती है बहू। सास बहू कूड़े में मिले हीरे को बेचकर उनसे मिले पैसे से एक छोटा पक्का मकान का ढांचा तैयार करवा कर वहां रहने लगती हैं और हर सवेरे उठकर कूड़ेदान में पड़े बिकने के योग्य चीजों को छांट कर उन्हें भंगार की दुकान पर बेचती हैं। ऐसे ही 6 महीने बीतने को हो जाते हैं। फिर एक रोज, माँ जी, कुल मिलाकर हम सास बहू ने कूड़े के ढेर से इतना पैसा कमाया है, क्यों ना अब हम सास बहू खुद का एक कबाड़ की दुकान खोल दें। हाँ बहू, ये एकदम सही है। दोनों मिलकर अंत में कूड़े बीन कर बटोरे पैसे से सास बहू कचरा निपटारा नाम से एक भंगार की दुकान खोल लेती हैं, जहां आने वाला पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सुखराम होता है। अरे काका, आप जयराम जी की। अरे खुश रहो बिटिया, जरा इस कबाड़ को तोल लो। चिंता न करो भाई जी, मालविका बहू को एकदम सटीक मापदंड का अनुभव है। ये लो काका, कुल मिलाकर 1 टन कबाड़ था, जिसके बनते हैं 1000 रुपए। शुक्रिया भाई साहब, अगर उस रोज आप हम सास बहू को रास्ता ना दिखाते तो आज हम इस दुकान के भीतर नहीं बल्कि उस कूड़े के ढेर में पड़े होते। सारी बात नजरिए की है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक दिन के साथ सास बहू के कबाड़ की दुकान पर अनेकों लोग आकर सास बहू से अपना कबाड़ बेचा करते थे। बहू, हमारे इस कबाड़ की दुकान में भंगार की इतनी भरमार लग गई है कि लात धरने की भी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। माँ जी, आज ही हम इस कबाड़ को बड़े व्यापारी से बेच देंगे। वो सास बहू कबाड़ से भरी बोरियों को भंगार खरीदने वाले बड़े से व्यापारी के यहाँ बेच देती हैं। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि कहीं ये कबाड़ का दुकान हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा साबित ना हो, मगर हमें दुगना मुनाफा हासिल हुआ।
माँ जी, व्यापार चाहे कोई भी हो, जब तक व्यापारी के भीतर काम को लेकर लगन शामिल नहीं होता, व्यापारी सफल नहीं होता। हम दोनों सास बहू को हमारे कबाड़ के इस कारोबार से बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इसकी शुरुआत हम सास बहू ने महीनों उस कूड़े खत्ते के बीच काम करके काटा था। तो सही कह रही है, उस कूड़े के बीच रखकर और वहीं से उठकर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वैसे बहू, क्या तूने सोचा था कि हम सास बहू कूड़ेदान से अपने मकान का सफर तय करेंगे? माँ जी, सोचा तो नहीं, मगर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ लाकर पटक दे। मगर आज उस कूड़ेदान से ही हमने ये पहचान हासिल की है। अंत में हर एक दिन के साथ सास बहू को कबाड़ के कारोबार से होने वाले मुनाफे में ताबड़तोड़ कमाई की बढ़ोतरी होती है, जिससे वो अपने बड़े घर बार, खान पान, पहनावा इत्यादि का सपना साकार कर लेती हैं और अंत तक वो अपने कूड़े के बीच के कठिन जीवन यापन को एक पाठ के तौर पर याद रखती हैं। भूतिया सास की बांझ बहू। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। माँ जी, बस पूजा की थाली ही तैयार कर रही थी, चलिए चलते हैं। घर से निकलने से पहले ही अर्चना हाथ जोड़कर अपने मन ही मन कहती है, ईश्वर, मेरे बेटे की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, इस बार मेरी बहू की सूनी गोद भर देना। क्या हुआ माँ जी, आप चल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं, ईश्वर हमारी इस बार जरूर सुनेंगे। अर्चना कई तांत्रिकों के पास और कई मंदिरों में जाकर अपनी बहू पूर्वी के लिए संतान की प्रार्थना करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उसे कोई संतान नहीं होती। अरे बहू, पूजा तो हो गई, चलो गरीब लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अर्चना और पूर्वी दोनों मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब लोगों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे कल एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी वाले बाबा इस मंदिर में आएंगे, तुम उनसे जरूर मिलना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद अर्चना अपनी बहू पूर्वी से कहती है, जब हमने इतना कुछ किया है तो इन पहाड़ी वाले बाबा से भी मिल लेते हैं। ये सोचकर अर्चना और पूर्वी अपने घर लौट आते हैं और अगले दिन पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी वाले बाबा पूर्वी के सिर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, बेटी, खुशखबरी में अब ज्यादा समय नहीं है, ये लो इस पवित्र जल को पियो। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम्हें उल्टियां हो रही हैं? इसका मतलब हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। मुझे अभी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अर्चना बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और मंदिर तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी अर्चना को याद आता है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर सड़क के किनारे पड़ा है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतनी कोशिश के बाद मैं अपने बेटे की संतान का मुंह देखती, लेकिन मैं मर गई हूँ। तो क्या हुआ? जब तक अपने बेटे की संतान का मुंह नहीं देख लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चना एक चुड़ैल बन जाती है, जिसकी वजह से वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने बहू के पास चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। चलो बहू, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दिया है, अब हम घर चलते हैं। अर्चना पूर्वी को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूर्वी का पेट भी बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल पूर्वी का साथ नहीं छोड़ती और वो अपना भेष बदलकर पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। तुम आराम से बैठकर सूप पियो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। पूर्वी सूप पीने लगती है, जिसके बाद अर्चना की चुड़ैल बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। तभी चारों तरफ घटा छाने लगती है। अरे माँ जी ने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, मुझे लगता है कहीं बारिश से भीग ना जाएं। पूर्वी धीरे धीरे छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद
वो सभी कपड़े उतार कर वापस नीचे आने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पेट मोटे होने की वजह से उसे सीढ़ियां दिखाई नहीं देती और उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने की वजह वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? पूर्वी हवा में उड़ते हुए आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। ये सब उसकी चुड़ैल सास दूर खड़ी अपनी शक्तियों से करती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रात के समय अपना दूध गर्म करने के लिए किचन में आती है, लेकिन किचन में पहले से ही गैस लीकेज होती है और जैसे ही पूर्वी माचिस की तीली जलाती है, अचानक से गैस के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कभी मैं हवा में उड़ती हूँ, कभी आग से बच जाती हूँ। मुझे ये सब माँ जी को बताना होगा। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी चुड़ैल सास अपने मन में सोचती है, शुक्र है मुझे पूर्वी के उठने की आहट महसूस हो गई थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, ये सब तो ईश्वर की कृपा है। तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आराम करो। ये सुनकर पूर्वी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की आत्मा चुड़ैल बनने के बाद भी भेष बदलकर अपनी बहू पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाती है। इतना प्यार देखकर एक दिन पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप मिली हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन पूर्वी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आई, ओह, वी माँ, हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा कर। माँ जी, कहाँ हो आप? अपनी बहू को दर्द में चिल्लाते सुन चुड़ैल तुरंत इंसानी रूप में उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बारिश में मैं अपनी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी पूर्वी की आंखें बंद होने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। दर्द की वजह से पूर्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी बहू पूर्वी की डिलीवरी घर में ही करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूर्वी एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपनी दादी के ऊपर गई है। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? पूर्वी की आवाज सुनकर चुड़ैल तुरंत अपना इंसानी रूप धारण करती है और पूर्वी को उसका बच्चा देते हुए कहती है, देखो पूर्वी, ये रही तुम्हारी बेटी। ये सुनने के बाद पूर्वी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उठने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल उसको सहारा देती है और उसे बिठा देती है। तभी वहां माधव पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में मेरी संतान है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी कोई संतान हो पाएगी। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया? बेहोशी की हालत में भी पूर्वी को इतना होश था कि वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी डिलीवरी करते हुए देख लेती है। पूर्वी के इस तरह पूछने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें अपनी हुई मृत्यु के बारे में बताती है। माँ साक्षात देवी होती है, ये आज मुझे पता चला। सुना था कि सास अपनी बहू पर बहुत से अत्याचार करती है, लेकिन आप तो साक्षात देवी हो। माँ जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा और जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता तो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप माँ नहीं, आप तो देवी हो। ये सुनने के बाद चुड़ैल पूर्वी को गले से लगा लेती है। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति माधव और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
प्रेग्नेंट बहू के जादुई आलू। विधवा औरत उल्टी करके पानी पीती है, तभी सास आकर बोलती है, ये क्या, तू उल्टियाँ कर रही थी? हाँ माँ जी, कुछ दिनों से चक्कर और उल्टी आ रही है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो। अरे मेरे बेटे को तो खा गई और अब तू सपोले को पैदा करने वाली है। अरे घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मेरी छाती पर तो 1 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए। जाकर कोई काम ढूंढ जिससे तू अब इस घर और अपने बच्चों को पाल सके। माँ जी, आप ऐसे अपने वंश को कैसे कह सकती हैं? मैं जिस जगह खड़ी हूं ना, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। तू अब अपना मुंह नहीं हाथ चला। अब घर की जिम्मेदारी तू ही देखेगी और जो भी कमा कर लाएगी मेरे हाथ में रखेगी। अंजना प्रेमा को सुनाकर चली जाती है और प्रेमा रोने लगती है। मैं ऐसी अवस्था में क्या काम ढूंढूं और कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, ये समय बेहद नाजुक होता है। अपनी सास की बात से प्रेमा बहुत दुखी थी। आखिर अब प्रेमा अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? क्या वो अपनी खड़ूस सास की बात सुनने के बाद घर का खर्चा चला पाएगी या नहीं? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रेमा को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है। उसका सिर चकरा रहा होता है। तब वो बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है तो उसकी नजर आलू की खेती पर पड़ती है और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, इन्होंने आलू की खेती कर रखी है। इन्हीं आलूओं को बेचकर मैं घर का खर्चा चला सकती हूँ और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। कल से ही मंडी जाकर आलूओं को बेचती हूँ। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से खींच खींच कर आलू निकालने लगती है और उन्हें साफ करके अगले दिन मंडी में बेचने जाती है। आलू ले लो, आलू ताजा ताजा आलू ले लो, बिल्कुल भी मीठे नहीं है, ना हरे आलू हैं। आलू ले लो, आलू 100 रुपए के 10 किलो आलू। अरे तुम तो बड़े सस्ते आलू बेच रही हो, जरा मुझे 5 किलो आलू दे दो। जी ये लीजिए। बहन जी, पसंद आए तो आप दोबारा ले जाना। हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगी। आलू ले लो, आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए के 3 किलो आलू ले लो। आलू। बहन जी, जरा मुझे भी 3 किलो आलू दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। इस तरह से पहले दिन प्रेमा सस्ते आलू बेचकर ज्यादा ग्राहक को बुलाती है, जिससे उसकी काफी बिक्री होती है। जब घर आकर वो ये सब पैसे गिन रही होती है, 551, 552, 553, 554, 555, 506। प्रेमा आगे के पैसे गिनती, तब तक अंजना उसके हाथ से पैसे छीनकर कहती है, ओहो, तो महारानी को मेरी बातों का जोर पड़ गया और आज पैसे कमाकर ले भी आई, वो भी इतने सारे। चलो, थोड़ी तो अच्छी बहू है मेरी, ये सारे पैसे मैं रखती हूँ। ये ले 10 रुपए रख अपने पास। माँ जी, ये पैसे, इसमें से मैं बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ माँ जी। ओहो, आज से तू इतने पैसे ही रोज मुझे ला कर देगी और अपने पास 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं रखेगी, समझी? ऐसा कहकर अंजना चली जाती है और प्रेमा दुखी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करके और पैसे कमाऊंगी और माँ जी से अब की बार छुपा कर रखूंगी ताकि आड़े वक्त में मेरे बच्चे के काम आए। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से आलू निकाल कर रखने लगती है और मंडी जाने के लिए तैयार कर देती है। अगले दिन वो फिर सुबह से शाम तक आलू बेचती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और वो आलू बेच बेच कर पैसे जमा कर लेती है। वहीं धीरे धीरे मंडी में बाकी व्यापारी भी आलू बेचने लगते हैं, जिससे उसके ग्राहक अब उसके पास ना आकर बाकी व्यापारियों से आलू खरीदते हैं। आलू ले लो, आलू, आलू ले लो। हे भोलेनाथ, सुबह से शाम होने को आई है पर अभी तक 2 लोगों के अलावा किसी ने आलू नहीं खरीदे। मेरे आलू यूं ही न रखे रह जाएं। हे भोलेनाथ, इन आलूओं को बिकवा दो क्योंकि अब और आलू है ही नहीं। अगर इन आलू को खरीदकर मैं बीज नहीं लाई तो आलू की खेती कैसे कर पाऊंगी? 2 दिन बीत जाते हैं, उसके आलू और कोई नहीं खरीदता और सास कहती है, कल से देख रही हूँ तुझे, ना तूने मुझे कल पैसे दिए और ना ही आज से तू गई बाजार। ये क्या हो रहा है? पैसे क्यों नहीं ला रही है? कहीं तुम मुझसे पैसे छुपाना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे आलू अब बिक ही नहीं रहे हैं। मंडी में और भी लोगों ने आलू को बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई आलू नहीं खरीद रहा अब। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगा
तू जो बोलेगी मैं उसे सच मान लूंगी। अपनी झूठी कहानियां बनाना बंद कर। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे छुपा कर रखती हो। अगर कल तूने मेरे हाथ में पैसे लाकर नहीं रखे तो तेरा वो हश्र करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अंजना उसके बाल पकड़कर परेशान करती है तो प्रेमा बोलती है, माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरा 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने से मैं आपके सारे पैसे आपको लाकर देती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। थोड़ा तो विश्वास कीजिए। आज छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन मैं कल नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। ये मेरे पति का घर है। कम से कम मेरा बच्चा अपने पिता की यादों में तो पलेगा। अगली सुबह जब वो उन्हीं आलूओं को बोरी से निकालती है तो उन आलूओं को सड़ा हुआ पाकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे आलू खराब हो चुके हैं। अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ जी तो मुझे जान से मार डालेंगी अगर उन्हें पता चला। अब मैं क्या करूं? प्रेमा का एक एक रोता हुआ आंसू धरती में चला जाता है। तभी धरती में से आवाज आती है, बेटा, मैं धरती माता हूँ, तुम रो मत। तुम्हारे पति ने और तुमने बहुत मेहनत के साथ मेरी गोद में आलू की खेती की है। तुम ऐसे निराश मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब से तुम इस खेती में से जो भी आलू निकालोगी वो सोने का आलू बनकर निकलेगा। शुक्रिया धरती माता, आपने मेरी बात समझी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कहते ही धरती माता अपने वरदान से उसके हर एक आलूओं को सोने का बना देती है। उन सोने के आलू को हाथों में लेकर वो कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथों में सोने के आलू हैं। अब तो मुझे खेती करने की भी जरूरत नहीं है और अब मैं माँ जी को काफी सारे पैसे भी दे पाऊंगी। तो जल्दी से सुनार पर चलती हूँ। ये कहते ही वो कुछ आलूओं को लेकर सुनार के पास बेच देती है, जिसके बदले में उसे मोटे मोटे पैसों की गड्डियां मिलती हैं और उन पैसों को वो अंजना को लाकर देती है। तभी, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बता, कहीं तूने मेरी वजह से किसी के घर में चोरी तो नहीं कर ली? अरे नहीं 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 माँ जी, अभी कैसी बातें करती है? ये अपने ही पैसे हैं। भला हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मुझे बेवकूफ मत बना, बता कहाँ से आए हैं। मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ चलिए। ये कहते ही वो अंजना का हाथ पकड़कर आलू के सोने की खेती के पास ले जाती है, जहाँ सोने के आलू के पौधे को खींचने पर उसे चमचमाता सोने का आलू मिलता है। ये देखते ही खुशी से अंजना बौखला जाती है। अरे बहू, ये जादू कैसे? हाँ हाँ बहू, ये जादू कैसे हो गया? इतना सारा सोना, अब तो हम माला माल बन गए हैं। अब तो तुझे बच्चे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम इन पैसों का। हाँ माँ जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर बहू, ये सब हुआ कैसे? ये सुनते ही प्रेमा अंजना को सब कुछ बता देती है और कहती है, तो ऐसे जादू हुआ है। चलो अच्छी बात है बहू, तू मुझे भी माफ कर देना। तेरे साथ मैंने बहुत ज्यादा ही खड़ूसपना कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ किया। अंत भला तो सब भला। इस तरह से सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोने के जादुई आलू से उनका जीवन बेहतर हो जाता है और कुछ महीनों बाद प्रेमा को एक सुंदर सी बेटी होती है।